नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो उनके बारे में पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। तो थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। अनुसूची 1 में क्या है? भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ ग्रहण का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। उनका अलग से प्रावधान अनुच्छेद में दिया हुआ है। फिर अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में कहा गया है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई, इसका वर्णन है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 में 4 राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं। जैसे राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर 7वीं अनुसूची थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है, कौन से विषय केंद्र को दिए गए हैं, कौन से विषय राज्य को दिए गए हैं और कौन से विषय केंद्र राज्य दोनों को दिए गए हैं। इसके लिए 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? संघ सूची, कौन कौन से विषय हैं? संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। फिर 71वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती हैं 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं हमारे मूल संविधान में थी नहीं, इसको जोड़ा जाता है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं भी मूल संविधान में नहीं थी। इसमें है दल बदल का उल्लेख या दल बदल को रोकने संबंधी प्रावधानों का वर्णन, और इसको जोड़ा जाता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। और फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है और इसको जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। और लास्ट में आती है 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पंचायतों का उल्लेख, और इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। यहाँ तक हो गया था। अब यहां से आगे हम लोग शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान का भाग 1, और जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, इस भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भाग 1 में वर्णन है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। इसमें वर्णन है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो इसका जो विस्तार है वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में वर्णन किसका है? भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का। एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, और इसका उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो इसका विस्तार टोटल 4 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में। चलिए शुरू किया जाए। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, आर्टिकल 1 की, तो इसमें क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत, या इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का
संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जिसको कहा गया है राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ पर संघ के लिए भारत सरकार ने अपने संविधान में किस शब्द का यूज किया है? यूनियन शब्द का। भारत सरकार ने अपने संविधान में अनुच्छेद 1 में किस शब्द का यूज किया है? यूनियन का। और इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग अगर संघ की बात करें तो संघ के लिए 2 शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? संघ, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक शब्द है यूनियन और एक शब्द है जिसको कहा जाता है फेडरेशन। एक शब्द है यूनियन और एक शब्द है फेडरेशन। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है संघ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जैसे भारत का कोई राज्य है वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई राज्य है वो चाहकर भी भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन के राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन है, क्योंकि अमेरिका के राज्यों ने मिल करके अमेरिका का गठन किया है। अमेरिका कोई देश पहले नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन राज्यों ने मिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जो कि एक समझौते के द्वारा जुड़े हैं। तो फेडरेशन में समझौता होता है, लेकिन यूनियन में समझौता नहीं होता है। फेडरेशन में समझौता होता है, यूनियन में समझौता नहीं होता है। अगर कोई राज्य भारत से एक बार जुड़ गया, भारत में एक बार शामिल हो गया, तो भारत से चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन फेडरेशन जो होता है उसके राज्य जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक समझौता होता है। बात समझ आ रही है? जैसे भारत जब आजाद हुआ था तब का भारत का क्षेत्रफल और आज के भारत के क्षेत्रफल का लगभग क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन तब राज्यों की संख्या कम थी और अब राज्यों की संख्या अधिक है। तब 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आज क्षेत्रफल वही है, लेकिन राज्य हो गए हैं टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो उन्हीं राज्यों में से तोड़ फोड़ करके हमने नए राज्य तो बनाए हैं, लेकिन भारत का कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसका उल्लेख किया गया है कहां पर? अनुच्छेद 1 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और यहाँ पर संघ के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? यूनियन। यहाँ पर संघ के लिए जो शब्द यूज हुआ है, जो शब्द कौन सा है? यो शब्द है यूनियन। और यूनियन का मतलब है कोई भी राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 1। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? विदेश से अर्जित भूभाग को विदेश से अर्जित किसी भूभाग को भारत में किसी भूभाग को भारत में एक नए राज्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। एक नए राज्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब अगर हम किसी दूसरे देश से कोई भूमि अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, चाहे समझौते के द्वारा, चाहे युद्ध की जीत करके, किसी भी प्रकार से, अगर हम नए भू क्षेत्र को प्राप्त करते हैं, तो उनको हम भारत में किस राज्य के रूप में शामिल करेंगे? नए राज्य के रूप में। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सिक्किम है।
एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सिक्किम है, जो कि भारत का अंग नहीं था, जो कि भारत का अंग नहीं था, लेकिन 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संयुक्त राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। और सिक्किम मूल रूप में भारत का अंग नहीं था, लेकिन आज भारत का एक अभिन्न अंग है, राज्य है। तो इस तरीके से अगर विदेशों से कोई भूभाग हम लोग अर्जित करते हैं तो उसको हम नए राज्य के रूप में किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त करेंगे या उसको दर्जा देंगे नए राज्य का, तो वो होगा अनुच्छेद 2 के अनुसार। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसमें आगे है अनुच्छेद 3 के बारे में। अगला हम लोगों का है अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में स्थित राज्यों, भारत राज्य क्षेत्र में स्थित राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। समझते हैं थोड़ा सा इसको। क्या कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में स्थित राज्य, मतलब जो भारत में वर्तमान में राज्य स्थित हैं, उन राज्यों में से किसी का नाम बदलना हो, किसी का क्षेत्र या सीमा बदलना हो, या किसी राज्य में से नए राज्य का निर्माण करना हो, तो ये सारा काम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये अधिकार प्राप्त है हमारी भारतीय संसद को। और ये किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। ये किया जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग देखते हैं कि आज जिसको हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं, कभी ये भाग हुआ करता था सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का, ये भाग हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही इसको तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया। तो उसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड या उत्तरांचल। तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया। तो वो किया गया होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ का नए राज्य का गठन किया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। आंध्र प्रदेश से तोड़ करके तेलंगाना का गठन किया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। मिला जुला कर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो राज्य हैं, उन राज्यों से तोड़ करके किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उनका नामकरण करना है, नाम चेंज करना है, तो ये सब काम किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? तो ये सब काम होगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड कॉमा झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि राज्यों का निर्माण, इत्यादि राज्यों का जो निर्माण है, ये किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है?
तो ये किया गया है अनुच्छेद 3 के अनुसार। इस तरीके से इन राज्यों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। आगे भी अगर किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा तो वो भी किया जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार, उनके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करके। अब अगला है अनुच्छेद 4। अगला हम लोगों का है अनुच्छेद 4। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद जो 4 है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाएगा या साधारण बहुमत से किया जाता है। संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत से किया जाएगा या किया जाता है, मतलब अगर नए राज्य के रूप में किसी को प्रवेश देना है तब भी अनुच्छेद 2 में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, या अनुसूची 1 में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, या किसी राज्य का निर्माण करना है भारत के राज्य में से, या किसी का नाम बदलना है, नामकरण करना है नया, तो वो भी किस प्रकार से किया जाएगा? तो वो सब भी होगा साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से एक अधिक, मतलब अगर 100 सांसद हैं तो 100 में से कितने लोगों की सहमति चाहिए? 51 लोगों की। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत से। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में है। तो यहीं से एक चीज हम लोग और समझते हैं कि किस प्रकार से भारत के राज्यों के गठन के बारे में एक इतिहास है कि कौन कौन सा आयोग बना, कब बना, किसकी अध्यक्षता में बना, और किस आयोग ने कौन सी रिपोर्ट दिया या कौन सा सुझाव दिया जिसके आधार पर राज्यों का गठन पुनर्गठन किया गया था। चलिए समझते हैं। जैसे अगर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करें, राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहले 27 नवंबर 1947, 27 नवंबर 1947 को एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? एसके धर आयोग। इस समिति को या इस आयोग को कहा क्या जाता है? एसके धर आयोग। इसको कहा जाता है एसके धर आयोग, या इसी को बोलते हैं भाषाई प्रांत आयोग। इसी को कहा जाता है भाषाई प्रांत आयोग। इसमें कुल 4 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। और इस आयोग का गठन किया गया था ये सुझाव देने के लिए कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन किया जाए, भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर या उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर। तो इसमें टोटल 4 सदस्य थे और 27 नवंबर 1947 को इसका गठन किया गया था। और इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट कब दिया था? वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया, और जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया तो इस आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति और बनाई गई। 1948 में ही एसके धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एसके धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए 1948 में ही एक समिति बनाई गई, और इस समिति को क्या कहा जाता है? जेबीपी समिति।
इस समिति को क्या नाम दिया गया? जेवीपी समिति का क्या होता है? गठन किया जाता है। और जो जेवीपी समिति थी इसमें कुल 3 सदस्य थे और नाम से ही इन लोगों का नाम जाहिर है। जैसे जे से हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर जे से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी से हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी से हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। 3 लोग थे। कौन कौन? पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और इस समिति को क्या कहा जाता है? जेवीपी समिति। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1948 में इस समिति का गठन किया था। अब आगे क्या होता है? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया वर्ष 1949 में। जेवीपी समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दिया। 1949 में अपनी रिपोर्ट दिया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं किया जाए। भाषाई आधार पर अगर हम एक राज्य का गठन कर देंगे तो फिर भारत के सभी क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए नए राज्यों के गठन की मांग उठने लगेगी, जिसको शांत कर पाना मुश्किल होगा, समझा पाना या कंट्रोल कर पाना। इसलिए भारत में भौगोलिक आधार पर भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें? राज्यों का पुनर्गठन करें, ताकि लोगों के विकास में, उत्थान में क्या हो? सहायक हो। तो इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इनकार किया। और इसके बाद एक कहानी हो जाती है। आंध्र प्रदेश में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम है पोटी श्री रामुलु। जिनका नाम क्या है? पोटी श्री रामुलु। तो श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन कर दिया। और जब आमरण अनशन किया तो इन्होंने लगातार 56 दिन तक आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन के 56वें दिन अर्थात 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब भाषाई आधार पर राज्य गठित करने की बात हुई आंध्र प्रदेश की, और जब ये आमरण अनशन पर बैठे इनकी मृत्यु हो गई, तो पूरा दंगा वाला माहौल हो गया, यहाँ पर विद्रोह हो गया। तो इसको शांत करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? तत्काल 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया। अब इनकी मृत्यु के बाद फिर कहानी क्या होती है? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953। किसके प्रयास से हुआ?
पोटी श्री रामुलु, और ये आमरण अनशन करने के बाद 56वें दिन इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर आनन फानन में सरकार ने क्या किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया तमिल भाषा के आधार पर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक कहानी और होती है कि भारत में एक नया आयोग बनाया जाता है, डॉक्टर फजल अली आयोग। 1955 में, वर्ष 1955 में एक आयोग बनाया जाता है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली आयोग बनाया गया, और जब फजल अली आयोग बना तो इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया, और जब 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया तो इस आयोग ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। और ये जो फजल अली आयोग था, इसमें टोटल 3 सदस्य थे, इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें से एक हो गए फजल अली, दूसरे हो गए के.एम. पडिक्कर, दूसरे हो गए के.एम. पडिक्कर, और तीसरे हो गए हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य हुआ करते थे किस आयोग में, फजल अली आयोग में। अब हुआ क्या आगे, जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दिया तो इसके बाद भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन पारित किया, जिसको कहा जाता है 7वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं, 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन में क्या किया, एक संशोधन पारित किया जिसको नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जिसको क्या नाम दिया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसको पारित किया जाता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, गठन किया जाता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें तो क्या हो जाएगा, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर होता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 7वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, वर्ष 1956 में। और इसके द्वारा बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और इसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956। और इसके द्वारा क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में टोटल 14 राज्य, भारत में टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जिसको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं कि जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, उसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसके द्वारा भारत में कितने राज्य बनाए जाते हैं, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और उन्हीं राज्यों में से तोड़ तोड़कर आज हमारे यहाँ हो गए हैं टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मूल रूप में जब बनाया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों के पुनर्गठन से पहले जैसे पूछा जाए कि यूपी का नाम क्या था, तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से पहले मतलब 1956 से पहले यूपी का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। यूपी का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। मध्य प्रदेश का नाम हुआ करता था मध्य प्रांत। ऐसे अलग अलग नाम हुआ करते थे। और जैसे तमिलनाडु आज जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते थे मद्रास क्षेत्र, या जो मद्रास कह रहे हैं चेन्नई क्षेत्र वाला भाग जो है, या कर्नाटक वाला भाग है, सबके नाम अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन जब से पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया
तो एक नए सिरे से राज्यों का क्या हुआ, गठन हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको एक बार और देख लिया जाए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला जो आयोग बनाया गया 27 नवंबर 1947 को, उसको क्या कहा जाता है, एसके धर आयोग। और इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 4। इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट की जांच के लिए फिर एक आयोग बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समिति बनाई जाती है, जेबीपी समिति। इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। इस आयोग ने, जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दिया, 1949 में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि श्री रामुलु के नेतृत्व में तमिल भाषा के लिए या तमिल भाषाई क्षेत्रों के लिए एक नए राज्य के गठन के लिए ये आमरण अनशन पर बैठते हैं और 56वें दिन, आमरण अनशन के 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, 15 दिसंबर 1952 को। और जब 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तमिल भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन हुआ और इस राज्य का नाम क्या दिया गया, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और फिर उसके बाद वर्ष 1955 में एक आयोग बनाया गया जिसको क्या नाम रखा गया, फजल अली आयोग, जिसका नाम क्या रखा गया, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया और कहा कि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन कतई ना किया जाए, नहीं तो समस्या होगी। अभी तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर भारत धीरे धीरे भाषा के आधार पर बंट जाएगा। और उसके आधार पर फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान संशोधन किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन, और इसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो बार इसको जब आप पढ़ेंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं भाग 2 के साथ। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता कितने प्रकार की है, कौन कौन सी, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, नागरिकता किस प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इन चीजों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।